अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी में हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको शुरू में कुछ टाइप्स बताई थी डिसऑर्डर्स की, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। अब हम वन बाय वन उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, GAD। इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या इसका पॉसिबल हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर वक्त परेशान हैं, कोई ख़ास वजह भी नहीं है। एक तो ये होता है ना कि किसी ट्रिगर बेस्ड होता है, जैसे किसी को पेपर की टेंशन होगी, किसी को अपने करियर की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है। लेकिन अगर उसको स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, लेकिन उसको वजह ही नहीं पता कि क्या है इसके पीछे वजह, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो हम इसमें इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज GAD? कांस्टेंट एक्सेसिव वरी अबाउट एवरीडे सिचुएशन, यानी रोज बरोज क्या हो रहा है उसके बारे में आप मुस्तकिल सोचे जा रहे हैं, परेशान होए जा रहे हैं। और ऐसी टेंशन 6 महीने, कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये नहीं कि किसी को ऐसे ही टेंशन हुई 2-4 रोज़ तो वो कहते हैं कि उसको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। नो, अगर कम से कम 6 महीने तक उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उसको ये इशू है। अनलाइक नॉर्मल स्ट्रेस, इट फील्स अनकंट्रोलेबल एंड अफेक्ट्स डेली लाइफ। एक नॉर्मल टेंशन जो होती है उसको हमें कंट्रोल करने का तरीका होता है, लेकिन इसमें उसको कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा होता पेशेंट को कि क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। एग्जाम्पल, वरिंग अबाउट हेल्थ इवन आफ्टर नॉर्मल रिपोर्ट्स, कि नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गई हैं फिर भी टेंशन हो रही है कि क्या मसला है, फिर क्यों ऐसे हो रहा है, इस तरह बारे में सोचे जाना फजूल है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? इमोशनल एंड कॉग्निटिव, एंडलेस वरिंग, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, यानी आप हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट भी हो रहे हैं, आप किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं और आपकी टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही। फिज़िकल इसमें क्या इश्यूज हो जाते हैं? जब हम कॉन्स्टेंटली टेंशन ले रहे होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी जो फिज़ीक है ना, हमारे जो मसल्स हैं, वो बेचारे भी टेंशन में आ जाते हैं। उनमें भी कहीं ना किसी बॉडी पार्ट में आपको पेन हो रही होगी, आपको सुस्ती महसूस होगी, और सबसे ज़्यादा इशू आता है आपके स्टमक पे। जो केमिकल्स आपके माइंड के होते हैं वही केमिकल्स आपके स्टमक के भी होते हैं। जब आपका इम्बैलेंस इन माइंड होगा तो आपका स्टमक भी अपसेट हो जाएगा, और इसके साथ साथ नींद जो है आपकी वो भी ख़राब हो जाती है। आपको या तो जल्दी नींद नहीं आती होगी, ऐसे पेशेंट को, या तो ये हो जाएगा कि उसको जो नींद आ रही है लेकिन वो डीप स्लीप नहीं है, उसको अच्छी नींद नहीं आ रही, और बुरे बुरे ख्वाब जिसका कोई लॉजिक ना हो, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाए। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। हाउ GAD affects life, struggle with work or studies due to overthinking। अगर स्टूडेंट है तो वो सही से पढ़ नहीं पाता, अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुस्तकिल सोचे जा रहा है, तो वो सारा ध्यान, सारी तवज्जो तो उसकी सोचने पे चली गई, उसका काम इसलिए ख़राब हो गया। अवॉइडिंग सोशल और डेली एक्टिविटीज़, और वो जो अपनी रोज़मर्रा के काम है ना वो करने को अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसका दिल नहीं करता कोई भी काम करने का। ये नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, वो कर सकता है पर वो करना नहीं चाह रहा होता। कॉन्स्टेंट व्हाट इफ थॉट्स, उसके ज़हन में अगर, क्या, क्यों, ऐसे होता ही रहेगा कि काश ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता, इसको वैसे करना चाहिए था। मतलब वो मुस्तकिल तौर पे ये चीज़ें सोच रहा है, और इस वजह से उसका दिमाग वो थक जाता है, वो मेंटली भी ड्रेन हो जाता है और फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी बात की कि उसका हमारी पूरे जिस्म पे असर होता है। हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम इकट्ठा है, मिला जुला है,
और जब एक चीज़ भी इसमें मसला आएगा तो बाकियों में भी मसला आएगा। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्या होते हैं कि हमारे जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं ना, खुशी प्रोड्यूस करने वाले, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनकी अगर कमी हो जाए तो ये इशू हो जाता है। जेनेटिक इशू भी होता है, कुछ लोगों की फैमिली में ये डिजीज़ होती हैं कि उनको जीन्स ऐसे उनकी बॉडी में गए होते हैं कि उनको किसी ना किसी एज में जाके एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। और वो लाजमी नहीं होता कि हर, अगर आप में वो जीन है तो वो यूज हो, अगर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर होगी तो फिर होगी। इसी तरह कुछ लोगों को जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, कईयों को बाय बर्थ होती हैं, तो कईयों को टीनेज में, कईयों को बिल्कुल बुढ़ापे में आके होती हैं और कईयों को बिल्कुल नहीं होती। तो जेनेटिक के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। यानी अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट नहीं आया तो हो सकता है वो चीज़ ना आपको स्टार्ट हो। पर्सनैलिटी, परफेक्शनलिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी अपने आप को तनकीद किए जाना, मैं ये हूँ, मुझे ऐसे होना चाहिए था, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे परफेक्ट होना चाहिए था। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप अपने तरफ से जो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन अपने आप को कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, इस परफेक्शन का क्या फ़ायदा जब आपने अपना दिमाग की टेंशन ले लेके ख़राब कर दी। तो आप अपनी तरफ से बेहतरीन करें, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते करते हो सकता है परफेक्शन की तरफ भी चले जाएं, लेकिन अपने आप को इतना वो बोझ में ना डालें कि मैंने ये बेहतरीन करना ही करना है। लाइफ इवेंट्स कुछ हो जाते हैं, जैसे ट्रॉमा पीरियड किसी का होता है तो उस वजह से भी लोग स्ट्रेस में जा सकते हैं। अदर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, फोबिया, सब्सटेंस अब्यूज़, किसी को अगर किसी वजह से अब्यूज़ या हरास किया गया हो तो उस वजह से भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? सबसे पहली चीज़ जो हम पहले भी कर चुके हैं कि कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया हो और टेंशन चल रही हो मुस्तकिल, और वो ऐसे हो कि कंट्रोल भी ना की जा सके, और उसकी वजह से आपकी डेली रूटीन, आपके रिश्ते, सब कुछ डिस्टर्ब हो, मुतासिर हो रही, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, जिससे उनको अंदाज़ा होगा कि आपको क्या इशू है, तो फिर वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो होते हैं सबसे बेस्ट, सबसे इफ़ेक्टिव, जो कि अगर आप नहीं चाहते कि आप किसी को बताएं, किसी को पता चले क्या आप, या आप किसी डॉक्टर पे नहीं जाना चाह रहे, तो आप सबसे पहले CBT को यूज़ कर सकते हैं। CBT इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसकी डिटेल वीडियो जो है चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। CBT में ये होता है कि आप अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर किसी पर्सन को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई ज़्यादा ही सीवियर चला गया, फिर उसको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, उससे सेशन लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपको मेडिकेशंस दे सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, जिसमें सेरोटोनिन वगैरह इंक्रीज़ करके भी वो होता है, और कुछ न्यूरल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसको ठीक करने वाली भी कुछ मेडिकेशन होती है। वो डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि उसने कौन सी दवाई देनी है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। सेल्फ आप सिर्फ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशन आप सेल्फ कभी भी नहीं करेंगे। कोई भी बीमारी की नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे डिप्रेशन की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लाइफस्टाइल में आप अपनी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करें, टाइम पे सोना शुरू करें, टाइम आप अपना फिक्स कर लें सोने का कि मैंने रोज़ इसी टाइम सोना है और इसी टाइम उठना है। मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस टेक्निक यूज़ करें, अपनी डाइट बेहतर करें, कैफ़ीन या अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम कर दें। यानी जैसे कैफ़ीन में चाय भी आती है कैफ़ीन,
कॉफ़ी भी आती है, आप उसको लिमिट कर दें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। तो आप ये चीज़ें आप सेल्फ कर सकते हैं, दवाई कभी भी सेल्फ आप नहीं ले सकते। डेली कॉपिंग स्ट्रेटजीज, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, इस पर मैं लॉन्ग वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। जर्नलिंग वरीज, शेड्यूलिंग वरी टाइम, हाँ ये बेहतर है कि आप सारा दिन टेंशन लेने से बेहतर है कि आप एक फिक्स टाइम रख लें। दिन में कोई भी टाइम, आप जिस टाइम फारिग होती हैं, आपने 1 घंटा या आधा घंटा आपने फिक्स कर देना कि यही 1 घंटा है जिसमें मैंने सोचना है, टेंशन लेनी है, इसके अलावा नहीं। उस टाइम आप अपना जो परेशानियां हैं वो लिखें, उसको सोचें, हल करना है, जो भी करना है उस टाइम करें, उसके अलावा नहीं। यानी अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बजे शाम के वो फारिग होता है या 7 बजे शाम के फारिग होता है, उसने वो टाइम रख दिया, 7 से 8, दैट्स इनफ। इसके बाद ना आपने इससे पहले टेंशन लेनी है, कोई आपके जहन में आनी भी शुरू होगी बात, आपने कहना नहीं नहीं तो 7 बजेंगे तो फिर ही मैं आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को ये ट्रेन कर लेंगे ना, तो आपका ये टाइम स्पैन और कम होता जाएगा। ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, आप बहुत लंबे लंबे काम करने के बजाय छोटे छोटे काम, आप ये मैं नहीं कह रही कि आप काम करना छोड़ते हैं, लेकिन आपने जो सारा दिन में काम करने हैं आप उसको टाइम मैनेज कर लें, ठीक, बजाय इसके कि आप इकट्ठा सारा काम करके थक जाएं और परेशानी का शिकार होते हैं। आप पहले थोड़ा काम करें, रेस्ट लें, फिर काम करें, फिर रेस्ट ले लें, तो इस तरह आपका सारा का सारा काम भी हो जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें कि हर छोटी छोटी चीज़ जो कि आपको खुशी देती है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आप अगर खाना आपको 2 वक्त का या 3 वक्त का आप खाते हैं, आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस टाइम पे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको खाना नहीं मिलता, जो बेचारे बहुत मुश्किल में खाना खा रहे होते हैं या बिल्कुल फाका कशी वाली हालत होती है। इसी तरह आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जिस पे आपको बेहतर पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे शुक्र अदा कर सकते हैं। आप अपनी, अच्छा नहीं ठीक है आपको मेंटल हेल्थ इशू है, लेकिन आपको अगर फिज़िकली और कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप ये देख लें कि बहुत से लोग मासूम भी होते हैं, बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ तो आप उनसे बेहतर हैं। तो आप इस केस में अपने से लो तबके के लोगों को देखेंगे, मेरे पास उनसे बहुत ज़्यादा है। टॉकिंग टू अ स्पोर्टिव पीपल, उन लोगों से आप अपनी डिस्कशन करें जो कि आपको हेल्प करें आपकी बीमारी से, ना कि आपको जज करें कि उसको ये इशू है। कोई अच्छे आपके घर में आपके वालिदैन, बहन भाई या आपका कोई फ्रेंड, आप उनसे डिस्कस करें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। होप एंड अवेयरनेस, GAD इज़ कॉमन बट ट्रीटेबल, ये कॉमन ज़रूर है लेकिन इसका इलाज है, ये नहीं है कि लाइलाज है। मिलियंस पीपल लिव विद इट वर्ल्ड वाइड, यू आर नॉट अलोन, दुनिया में लाखों लोगों को ये मसला है, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप अर्ली हेल्प ले लेते हैं तो उतनी जल्दी आप ठीक भी हो जाते हैं। इफ़ यू रिलेट टू दीज सिम्टम्स सीक प्रोफेशनल सपोर्ट, अगर आपको वाकई 6 महीने से ऊपर हो गया है और आपके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, तो आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, और उससे सेशन लें, थेरेपी लें। फाइनल मैसेज वही कि अगर आप जितना जल्दी हम किसी बीमारी को ट्रीट करना शुरू करते हैं ना, सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, ओवरऑल जब बीमारी अगर बिल्कुल शुरू में हो, पता चल जाए, तो वो जल्दी बंदा ठीक हो जाता है। जितना देर से आप स्टार्ट करेंगे उतना लेट रिकवर होंगे। Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it only empties today of its strength. आपकी टेंशन लेने से आपके कल का गम कम नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आज की ताकत को भी ले जाती है। क्योंकि आप टेंशन लेंगे, आपके मसल्स में इशूज होना शुरू हो जाएगा, आपकी जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएंगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ट्रीटमेंट करें, अपनी जो मैंने आपको
टेक्निक्स बताई हैं वो यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनका आपको पता है कि उनको इसकी ज़रूरत है। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।